नमस्कार साथियों, मैं तिलोक लेगा। आज अपन इस हिस्ट्री 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रथम श्रेणी के फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के गणित विषय के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर वैसे 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें 10 से 12 प्रश्न आते हैं, जिसमें गणित और रीजनिंग के 2 या 3 प्रश्न आते हैं। 9 प्रश्न पिछले पेपर में सब के अंदर 9 प्रश्न आए थे गणित की। और गणित विषय जिसको अमूमन सभी दूर भागने की कोशिश करते हैं इससे, और अपन इसको एक बिल्कुल सरल तरीके से 0 लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आपको समझने का प्रयास करना है। तो इसमें कुल 4 भाग है मुख्य रूप से, जिसमें संख्या पद्धति, बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, आयतन और क्षेत्रफल और सांख्यिकी। चारों भागों से लगभग बराबर पेटेज के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं संख्या पद्धति से। गणित शुरू कहाँ से होती है? गणित में सबसे पहले अंक, डिजिट। गणित एक अंकों का खेल है, जिसके अंदर अपन कोई भी संख्या है या गणित का कोई भी भाग है, उसको दर्शाने के लिए संकेतों के रूप में जो काम में लेंगे उनको अंक बोलेंगे। गणित में कुल अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल 10 अंक है, और इन्हीं अंकों से मिलकर सारी संख्याएं बनती है गणित के अंदर। अब अंकों के बाद अपन बात करें इसके अंदर, तो 2 प्रकार के अंक, जैसे कोई भी अंक होता है उसके 2 प्रकार से मान देखते हैं अपन। एक है वास्तविक मान, वास्तविक मान किसी भी अंक का जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। वास्तविक मान वो होता है, अंक चाहे कहीं भी रखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है, उस अंक का मान वही रहेगा। जैसे 157 के अंदर 5 का वास्तविक मान फेस वैल्यू क्या होगी? 5। 5 का वास्तविक मान। तो कहीं भी लिखा हुआ अंक, जैसे इसके अंदर आपको पूछ ले 8 का वास्तविक मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है, नेज वैल्यू क्या है, तो 8 ही रहेगी। 6 का पूछे तो 6 ही रहेगी। दूसरा है स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब है कि कोई भी अंक, उसका स्थान कौन सा है। जैसे 8 का स्थान है, पहले मैं थोड़ा इकाई दाई, अपन राइट टू लेफ्ट संख्या में चलेंगे, ये इकाई का अंक हो जाएगा।
दहाई का अंक हो जाएगा सैकड़ा का अंक हो जाएगा 1000 का अंक हो जाएगा 10,000 का अंक हो जाएगा। इस प्रकार से अपन चलेंगे। तो अब ये जो 6 है वो कौन से अंक पे आया हुआ है? दाई। दाई अंक का इकाई अंक जैसे अपने शुरू कर लिया, मान लो 0 से हो गया या 1 से हो गया, इसमें अंक केवल 1 होगा। इसमें कितने अंक होंगे? 2, इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो दहाई का मतलब ये शुरू होगा 10 से, सैकड़ा का मतलब शुरू होगा 100 से, 1000 का मतलब शुरू होगा 1000 से और ये हो जाएगा 10,000 से। जितने इसके अंदर अंक है, अब इसमें 4 अंक है, इसका मतलब वो चौथा अंक क्या कहलाएगा? इसमें 1000वां। इसमें 5 अंक है, 5वां अंक क्या कहलाएगा? 10,000वां। तो जैसे मैं 8 का स्थान पूछूं, 8 का स्थान कौन सा है? इकाई है। इसका मतलब 8 का स्थानीय मान भी क्या होगा? 8। उसके बाद वाले जितने भी अंक है उन सभी अंकों के पीछे, जैसे दहाई वाला है उसके पीछे कितने अंक है उतने क्या लगा देंगे? 0। जैसे 6 का स्थानीय मान पूछे, यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 60। जैसे 5 का स्थानीय मान पूछे अपने को, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500। जैसे 3 का पूछे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3000। इसके पीछे 3 अंक है और अपन ने कितने 0 लगा दिए इसके पीछे? 3। तो ये हो जाएगा इसका स्थान, 3 का ये स्थान है। अब स्थान कैसे हुआ? जैसे अब यहां पर मैं आपको 3 का स्थानीय मान पूछूं तो कितना हो जाएगा? 30। और इसके अंदर 3 का स्थानीय मान कितना है? 3000। तो ये 3 के स्थान का फर्क है। पहले 3 यहां था तो इसका 3000 हो गया, अब 3 यहां पर है तो इसका 30 हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है इसमें? इकाई अंक का वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों एक ही होते हैं, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और एक 0 का शून्य, 0 का स्थानीय मान भी 0 होता है और वास्तविक या नेज मान भी 0 होता है। क्योंकि जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, अब ये 0 लिखा हुआ है, अब 0 का स्थानीय मान आपको पूछे तो अपन ने क्या बात की थी कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके पीछे उतने 0 लगा देंगे। अब 0 के पीछे अपन जितने भी 0 लगाएंगे लेकिन 0 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 क्या रहेगा? 0। इसलिए 0 किसी भी स्थान पर है उसका स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा? 0। तो नोट करने योग्य इसमें एक बात है कि इकाई अंक व शून्य का वास्तविक मान व स्थानीय मान वही रहता है। कहीं पर भी है उसका स्थानीय मान है वो और जातीय मान है वो वही रहेगा। वैसे ये अपने सीधा तो प्रश्न ऐसा आता नहीं है, लेकिन जनरली जानकारी के लिए अपने पास ये पता होना चाहिए कि इसका स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। जातीय मान बोलो या वास्तविक मान बोलो एक ही बात है। इसका दूसरा नाम क्या है? जातीय मान। जातीय मान का मतलब वही वास्तविक मान। वास्तविक जैसे अब 7 है, 7 का वास्तविक मान 7 ही रहेगा चाहे कहीं रखो, 7 की जगह 10 तो होना नहीं है, तो 7 है। जैसे 5 है, 5 का वास्तविक मान जातीय मान पूछे, 5 का मतलब क्या रहेगा? 5। ये अपना कहलाएगा जातीय मान, वास्तविक मान। और स्थान मैंने बता दिया, जिस स्थान उसकी स्थिति क्या है स्थान की, वो उसका हो जाएगा स्थानीय मान। इसके बाद अपन बात करें, मान लो इस पर कोई प्रश्न आए तो कैसे आ जाएगा? जैसे कि 3 के स्थानीय मानों का योग क्या है? संख्या में 3 के
स्थानीय मानों का योग क्या है? 3 के स्थानीय मान, इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300। और इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3। योग पूछा है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 303। मान लो ऐसा ही प्रश्न दूसरा आ जाए, 5 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? पीछे 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। अंतर और घटाव में अंतर होता है, अंतर व घटाव में अंतर होता है। अंतर व घटाव में क्या होता है? अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अंतर का मतलब है कि अपने को हमेशा, चाहे वो संख्या बाद में लिखी है चाहे पहले लिखी है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। और घटाव का मतलब सीधा जैसे जिस क्रम में दे रखा है उसमें से अपन घटा सकते हैं। जैसे कि 3 - 5, ये तो मैंने घटाया, 3 में से 5 घटाओ तो 3 - 5 कितना आ जाएगा? -2। और यही मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि 3 व 5 का अंतर कितना है, तो अपने को क्या करना है? बड़ी संख्या कौन सी है? 5, उसमें से फिर 3 घटाएंगे, अंतर कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, हमेशा कैसा आएगा? अंतर हमेशा धनात्मक या कैसा आएगा? 0। 0 से कम किसी का अंतर नहीं हो सकता। कम से कम अंतर कितना हो सकता है? 0। और घटाव, ये तो संख्याओं पर निर्भर करेगा कि संख्याएं कैसी है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो 50,000 में से 50 घटाएंगे, 49,950, यह आ गया 5 के स्थानीय मानों का अंतर। अब अपन आगे बात करें कि जो अपन ने पहले अंक पढ़े थे 0 से लेकर 9 तक, उन अंकों से मिलकर संख्या बनती है। सबसे पहली संख्या है, अपन सब किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। तो अपने भी वो गणित के अंदर भी सबसे पहली संख्या है वो किसकी, कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर, नेचुरल से n ले लिया और प्राकृत संख्या को n से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या जो अपन गणना में प्रयुक्त लेते हैं वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे किसी कमरे के अंदर कुर्सियां रखी हुई है, अपने को पूछे कि कुर्सियां काउंट करके आओ, गिन के आओ कितनी है, तो अपन किस संख्या का उपयोग लेंगे? प्राकृत संख्या, जो गणना में प्रयुक्त होती है। तो इसको सीधा सा मतलब है गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्या। या इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कुर्सियां गिननी है, कुर्सियां गिननी तो शुरू कहां से करेंगे? 1 से। तो 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या है। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, वहां तक चलने वाली संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या संबंधित अपने किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए। सबसे पहला कि प्राकृत संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न आता है। तो यहां प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, सूत्र है भाई n प्लस n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। वैसे सीधा फॉर्मूला तो नहीं आता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस संख्या से लेकर इस संख्या तक की संख्याओं का योग क्या है। तो वैसे फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, 2-4 प्रश्न करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। सूत्र कभी भी सीधे रटने से याद नहीं होंगे, इनका अपन जितनी बार अधिक उपयोग करेंगे तभी ये अपने को याद होंगे। जैसे प्रश्न आ गया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 40 बराबर। अब यहाँ प्लस का मतलब बीच में सबके प्लस प्लस लगा हुआ, मतलब क्या करना अपने को, योग ज्ञात करना है। तो शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद अंतिम कितना आ गया 40। n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ फॉर्मूले के अंदर पदों की संख्या, कि कितनी संख्याएं हैं, अपने को योग कितनी संख्याओं करना है। क्या लगा, प्रथम n मतलब कितनी संख्याओं का योग है, तो ये कितनी संख्या है 40, तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 40 गुणा 40 में 1 बढ़ाएंगे 41/2, 40 गुणा 41/2, 40 रख दिया यहाँ, 40 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 41, और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, कोई भी दो संख्याओं के बीच में चिन्ह नहीं दे रखा है, मतलब अपने को समझना है वहाँ क्या करना है, गुणा करना है। अब 2 का भाग दे दो भाई, जिसके अंदर भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 40 में देंगे अपन, कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 41। अब गुणा कर देंगे इसको, 20 का 1 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, और 80 और 2 82, कितना हो गया 820। ये 1 से लेकर 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ गया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो सीधा गुणा ही करना है, 20 में 1 बढ़ाएंगे तो 21, और बट्टे में क्या करना है 2। अब 2 का भाग इसमें जा रहा है 20 में 10 बार, ये हो जाएगा 10 गुणा 21 बराबर 210। अब देखिए, तो यहां फॉर्मूला अपने को एक बार देखना पड़ा, क्या करना है, संख्या अंतिम जो संख्या है उसमें 1 जोड़ना है, उससे गुणा करना है, और 2 का भाग देना है, तो 20 गुणा 21/2। फिर अपन आगे देखते हैं, थोड़ा सा प्रश्न के अंदर परिवर्तन वो क्या हो सकता है, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 40। अभी अपन 2 प्रश्न किए थे, वो थे 1 से लेकर, 1 से लेकर का मतलब जहां से प्राकृत संख्या शुरू हो रही थी वहां से था। लेकिन इस प्रश्न में क्या किया है, अपन ने 21 से शुरू किया है, और अपने को 21 से लेकर 40 तक का योग चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 का योग ज्ञात करेंगे, उसमें से अपने को 21 से चाहिए, तो 21 से पहले वाला योग क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 20 तक का योग है वो, इसमें से अपन माइनस कर देंगे। तो 1 से 40 तक का योग, इसका मतलब यहां अंतिम पद कितना है 40, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 41/2 माइनस 1 से 20 तक का योग 20 गुणा 21/2। और ये अभी अपन ने किया था पीछे, पहला ही प्रश्न 1 से 40 तक का योग कितना आया था 820, और ये 1 से लेकर 20 तक का योग ऊपर ही पड़ा है, कितना है 210। घटा दो भाई, 820 में से 210 जाएगा तो पीछे बचेगा 610।
ये योग आ गया 21 से लेकर 40 तक। तो जो प्रश्न बीच में से शुरू हो रहे हैं उस प्रश्न को इस प्रकार से अपने को करना पड़ेगा। पहले 1 से लेकर अंतिम तक वाली संख्या का योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद अपने को जितना योग चाहिए उससे पहले वाला योग क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो अपन ने 1 से 40 तक का योग ज्ञात किया, उसके बाद 1 से 20 तक का योग क्या किया, इसमें से घटा दिया। तो अपने को मिल गया 21 से लेकर 40 तक का योग। फिर अपन आगे बात करें तो ये योग वाले प्रश्न थे। इसके बाद आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, तो इसका फॉर्मूला है वैसे n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। याद कैसे रखना है, n प्लस 1 तो उसमें था, अब n और n कितने n हो गए 2n, जोड़ना कितना है, पद नया कितना जोड़ना है 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बट्टे में पहले 2 था, अब पद कितने हो गए 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो फॉर्मूला सीधा याद रखना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टा 6। अब ऐसे देखोगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला आपको लगेगा, लेकिन हम प्रश्न करेंगे तब ये फॉर्मूला अपने आप याद होगा। जैसे प्रश्न आ गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, योग नहीं वर्गों का योग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के योग तो पढ़ लिया, वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। बताओ ये फॉर्मूला है अपने पास, तो योग कर लेंगे अपन। यहाँ n का मान कितना है 10, प्रथम n लिखा हुआ है, n की जगह 10 लिखा हुआ है, जो जहां पर अपने को n दिख रहा है वहां फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है 10। तो ये हो जाएगा 10, देखो 10 में 1 जोड़ो कितना हुआ 11, फिर 10 का 2 गुना करके 1 जोड़ो, 10 का 2 गुना 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और बट्टे में कितना है 6। अब काटेंगे। अब काटते समय ध्यान क्या रखना है, ऐसी संख्या का भाग देना है जो इस भिन्न में अंश के ऊपर भी भाग जाए और हर के अंदर भी भाग जाए। जैसे मैं मान लो 6 का भाग देना चाहता हूं, इसके अंदर सीधा तो जाएगा नहीं, 6 का भाग इस तीनों संख्याओं में नहीं जा रहा है, तब मैं क्या करूंगा 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग देखो 10 में भी जा रहा है 6 में भी जा रहा है, तो 10 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 5 बार, 6 में जाएगा 3 बार। अब मेरे को 3 का भाग देना है, जो ऊपर कोई ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जा रहा है और हर के अंदर 3 है ही, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार और 21 में जाएगा 7 बार। अब इनका अपन गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 पंज 35 गुणा 11, 11 × 5 55, असल में 5 बच जाएंगे, 33 और 5 कितना हो जाएगा 38, 385। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योग कितना आ गया 385। अब मान लो इसकी जगह प्रश्न ये आ जाए कि प्रथम ना लिखे, सीधा लिखे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर बराबर दे दिया। अब स्क्वायर का मतलब पहले इनका स्क्वायर करना है फिर जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ने का मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसको अपन ने काम लेना है। तो यहाँ n का मान कितना है 20, n का मान कितना है 20, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका योग
योग हो जाएगा 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 20 का 2 गुना करके एक जोड़ना है तो 40 और ये कितना हो जाएगा 41 और बट्टे में क्या है 6। अब देखिए वैसे ही जैसे पहले काटा वैसे काट दो। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, इसमें 3 का भाग 1 बार, इसमें जाएगा 7 बार। अब इनका मल्टीपल कर लेंगे आपस में 41 गुणा 7 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 7, 7 चौका 28 गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा 2870। ये आ गया प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब अपन इसमें बात करें आगे कि इस प्रश्न को किस प्रकार से वो लिख सकते हैं। तो प्रश्न आगे ये बन सकता है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर से लेकर वो 20 का स्क्वायर। ये अब इस प्रश्न में क्या किया 11 से शुरू किया है और 20 तक चलाया है। इसका मतलब अपन ने पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के अंदर क्या किया था, बीच से यदि संख्या पूछी तो पहले अपन 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, उसमें से 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या करेंगे घटा देंगे। तो ये हो जाएगा सेम 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग माइनस 1 से लेकर अपने को 11 से शुरू करना है मतलब 10 तक का घटाना है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग। ये घटाना है इसमें से। तो यहां पर पहले n का मान कितना हो जाएगा 20, फिर n का मान कितना हो जाएगा 10। और ये दोनों प्रश्न अपन ने अभी पीछे कर लिए कि 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया था 385 और 20 प्राकृत संख्या का योग कितना आया था 2870। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2870 और इसका कितना हो जाएगा 385। तो पीछे आ जाएगा 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। 10 में से 5 घटाएंगे 5, इधर 17 में से 16 में से 8 जाएगा 8 और इधर 9 में से 7 में से 3 जाएगा 6 और आगे तो कितना आ जाएगा 2685। यह आ जाएगा इसके वर्गों का। तो 3 टाइप के प्रश्न, पहला सीधा भाषा में लिख सकता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, दूसरा संख्या की श्रेणी के रूप में दे सकता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इनका योग, तीसरा बीच में से 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर ऐसे। तो इस प्रकार है वो ज्ञात कर सकते हैं अपन। अब अपन थोड़ी सी इसको और आगे बढ़ाएं तो अगला हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था उसी का होल स्क्वायर करना है। उसका फॉर्मूला क्या था n प्लस 1/2 और इसका है n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। प्रश्न करते हैं अपन जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग। तो n का मान कितना हो गया यहाँ पर 10, इसमें 10 रख देंगे तो योग क्या आ जाएगा 10 गुणा 10 में एक जोड़ेंगे 11/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब 2 का भाग 10 में जा रहा है, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। 55 का होल स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा 30, 3025। कोई भी 5 जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर बहुत आसान है, स्क्वायर भी आसान है और उसका वापस वर्गमूल स्क्वायर रूट भी आसान है। जैसे 55 है, मान लो 45 आता, 45 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर सीधा ही कर दो 25, 4 में 1 जोड़ के उस संख्या से गुणा करो, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20। जैसे मान लो करना है 65 का, 5 का स्क्वायर 25, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा 42। मान लो करना है 35 का, 5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12, 1225। ये स्क्वायर वापस रूट करना है तो देखना ये 25 आ गया, मतलब 25 का रूट में इकाई अंक क्या आएगा 5। अब 12 ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका, ऐसी कौन सी दो लगातार संख्याएं हैं जिनका गुणा 12 है, तो 3 और 4, इसमें अपने को छोटी संख्या लानी है तो कितना आ जाएगा 3। इसके बाद देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न, इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। प्रथम वो भाषा में लिख के ऐसा लिख सकता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर पूछ लिया। मतलब 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा योग 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर 225। वैसे ही 5 आ गया तो करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 225। अब अगला प्रश्न मैं इसी में ही करवा देता हूँ। क्या हो सकता है कि 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, बीच में से शुरू कर दिया इसने, 6 से लेकर अपने को 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले 1 के क्यूब से लेकर 10 तक के क्यूब का योग ज्ञात करेंगे और उसके बाद 1 से लेकर 5 तक का क्यूब है उसका योग करेंगे और वो पहले वाले में से इसको घटा देंगे। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का अपन ने योग ज्ञात किया था, पहले घनों का योग आ गया था 3025 और उसमें से क्या माइनस करना है, 1 से 5 तक की घनों का योग 225। तो घटा देंगे इसमें से 25 से तो 25 चला गया, 3000 में से 200 जाएगा तो पीछे बचेगा 2800, 2800। तो इस प्रकार प्राकृत संख्या के अंदर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्राकृत संख्याओं की सीधा प्राकृत संख्याओं का योग, दूसरा प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और तीसरा है वो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इन तीनों में से कोई प्रश्न बन सकता है तो बन सकता है, बाकी प्राकृत संख्या संबंधित प्रश्न अपन आगे देखेंगे। इसके बाद अपन प्राकृत संख्या की बात करें कि प्रश्न कथन के रूप में आता है कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ने पर अपने को प्राकृत संख्या मिलेगी या नहीं। तो प्राकृत संख्या में यदि अपन प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो अपने को हमेशा क्या मिलेगी, प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो अपने को हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगी। यदि अब मैं n शॉर्ट में लिख रहा हूँ, n प्राकृत संख्या, n में से मैं यदि n को घटाऊंगा तो मेरे को n मिलना कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये संख्याओं पे निर्भर करेगा कि अपने प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या को घटाएंगे तो अपने को हमेशा प्राकृत संख्या मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्राकृत संख्या का मैं यदि किसी प्राकृत संख्या से गुणा करूंगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, प्राकृत संख्या। और मैं प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या में भाग दूंगा तो मेरे को प्राकृत संख्या मिलना कोई आवश्यक नहीं है। अब इनको अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ी n प्लस n बराबर क्या होगा, n। 2 में 3 जोड़ेंगे तो अभी कितना आएगा, 5। और 3 में 4 जोड़ेंगे या 6 में 4 जोड़ेंगे तो अभी कितना आएगा, 10। ये सब क्या है, अपनी प्राकृत संख्या है। लेकिन यदि अपन n में से n घटाते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो अपने को क्या मिला, 3, जो कि तो क्या है, प्राकृत संख्या। लेकिन यदि मैं 3 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है, 3 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है, क्योंकि अपन ने शुरुआत में बात की थी कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो ये -2 आ गया, ये प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं है। इसलिए प्राकृत संख्या में से प्राकृत संख्या को घटाने पर अपने को प्राकृत संख्या प्राप्त हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इनको रटना नहीं है, इनको इस प्रकार से कोई भी एक उदाहरण लेके अपने को समझना है। मान लो कथन पूछ लिया तो कथन को अपन संख्या के रूप में, उदाहरण के रूप में लेना है। फिर अपने को उदाहरण के रूप में लेके उसको देखना है कि जो कथन दे रखा है वो सत्य है या असत्य है। फिर प्राकृत संख्या का प्राकृत संख्या से गुणा, अब मैं 2 का 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 6। और मैं 6 को 4 से भी गुणा करूंगा तो अभी कितना आएगा, 24। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे तो अभी अपने को प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। और प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग देने पर, जैसे 6 के अंदर में 3 का भाग दूंगा तो 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 बार। ये तो मिल गई मेरे को प्राकृत संख्या। लेकिन यदि मैं 5 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो पूरा भाग तो जा नहीं रहा है, तो कितना आ गया, 5/3। मान लो भाग भी दूंगा तो इसमें जाएगा 1 बार, 0.2, 20 में जाएगा 6 आता रहेगा तो कितना आएगा, 1.66। अब प्राकृत का मतलब वो संख्या पूरी होनी चाहिए। 1 के बाद प्राकृत संख्या कौन सी आती है, 2। 2 के बाद प्राकृत संख्या कौन सी आती है, 3। ऐसे तो 1.66 आ गया। इसका मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या का भाग देने पर अपने को प्राकृत संख्या प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। प्राकृत संख्या प्राप्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये संख्याओं पर निर्भर करेगा कि अपने को प्राकृत संख्या मिलेगी या नहीं। तो ये दो तो निश्चित रूप से, योग और गुणा, ये तो निश्चित रूप से अपने को वापस वही मिल रहा है। लेकिन माइनस और भाग के अंदर अपने को वापस नेचुरल नंबर मिलना कोई आवश्यक नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। फिर पूछे आपने को कि 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में, कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 2 प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये थी अपनी प्राकृत संख्या। अब अपन दूसरी संख्या लेते हैं, 2 नंबर वाली। दूसरी संख्या देखें तो आ जाएगी उसके बाद पूर्ण संख्या। इसको W से लिखा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको होल नंबर। होल में पहला लेटर आता है W, इसलिए पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है। और ये 0 से शुरू होकर, 0 से प्रारंभ होके
अनंत तक चलने वाली संख्या जीरो से शुरू होती है। बस प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देंगे तो अपने को पूर्ण संख्या मिल जाएगी। 0, 1, 2 और ये अनंत तक, बस इतना सा ही फर्क है। आगे जीरो जोड़ते ही वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। इसको अपन लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जीरो में यदि अपन प्राकृत संख्या जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिलेगी? पूर्ण संख्या। अब इसका यदि योग से संबंधित कोई बात करें अपन, कि मान लो प्रश्न आ गया कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है? पूर्ण संख्याओं में क्या करना है? फॉर्मूला तो अपने को लगाना है प्राकृत वाला, लेकिन उसमें n का मान 1 कम करना है। जैसे इसमें 10 पूछा है पूर्ण संख्या है, तो अपन n का मान 9 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहली संख्या तो इसकी जीरो है, अब जीरो जोड़ देंगे बाकी वाली संख्या। मान लो मैं आपको बोलूं कि प्रथम 2 संख्या में जीरो जोड़ दो, 1, 2 और ये 3 संख्या हो गई, कितना उत्तर आएगा? 3। अब मैं यही पूछूं आपको, प्रश्न देखो कि प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? 3। और मैं पूछूं प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो भी कितना आएगा? 3। क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अपने को क्या करना, ध्यान ये रखना है कि n का मान 1 क्या करना है? कम, 1 कम करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो अब इसका योग क्या होगा? योग आ जाएगा, n का मान 9 लेना है, 9 गुणा 9 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 10/2। तो 2 का भाग दे दो इसमें, 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 9 गुणा 5 45। ये आ गया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग। ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो अपने को सेम लगाना है प्राकृत संख्या का, फॉर्मूला तो अपने को प्राकृत संख्या लगाना है, लेकिन उसमें से n का मान है वो 1 क्या करना है? कम। n का मान 1 क्या करना है? कम। तभी, और कारण मैंने बता दिया कि जीरो को जोड़ने पर, पहली संख्या इसकी जीरो है और जीरो को संख्या में जोड़ने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस ऐसे ऐसे ही पूर्ण संख्याओं का पूछा है, वर्गों का पूछे, घनों का पूछे, सेम करना है। बस ध्यान ये रखना है n का मान है वो 1 कम करना है। मान लो पूछे कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग, अब जीरो का वर्ग करके जोड़ोगे तो भी जीरो ही रहेगा और उसके संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अपने को 20 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो n का मान लेना है 19। घनों में पूछे तो भी 1 कम करना है, बस। और कोई ध्यान रखने वाली बात इसमें नहीं है। आगे अपन देखते हैं पूर्ण संख्या संबंधित, कि पूर्ण संख्या को मैं पूर्ण संख्या में जोड़ूंगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगी? पूर्ण संख्या। और यदि मैं पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में से घटाऊंगा तो मेरे को पूर्ण संख्या मिलना कोई आवश्यक नहीं है। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। सेम प्राकृत संख्या वाला नियम लगेगा इसमें भी,
कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपने को वापस पूर्ण संख्या मिलेगी, दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है, और दो पूर्ण संख्या गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा पूर्ण संख्या, भाग देंगे तो पूर्ण संख्या मिलना कोई आवश्यक नहीं है। उदाहरण ले लेते हैं, 1 + 2 = 3, पूर्ण मिल गया। 2 - 1 = 1, ये तो पूर्ण है, लेकिन 1 में से 2 कटेंगे कितना आ गया, -1, जो कि पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार गुणा का देख लेते हैं, 1 × 2 = 2, 2 × 1 करेंगे तो अभी क्या आएगा, 2। तो ये दोनों ही पूर्ण हो गई। और 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कैसे संख्या है, परिमेय संख्या, आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में याद रखना है, प्लस और गुणा में तो अपने को वापस वही मिल जाएगी, प्राकृत से तो प्राकृत मिल जाएगी और पूर्ण से पूर्ण मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर माइनस, घटाव और भाग के अंदर अपने को पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है लेकिन हमेशा प्राप्त हो ये जरूरी नहीं। अब गणित में दिक्कत यही आती है, क्योंकि 10वीं के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर यही कहते हैं जिन छूटी, अब गणित आगे पढ़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर गणित लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर गणित का हिस्सा है। तो लंबे समय बाद अब आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब तो आपने 12वीं की है, बीए की है या बीएससी की है, इसके बाद एमए की है, बीएड की है, इतना लंबे समय के बाद यदि आप देखना शुरू करोगे तो इसके ऊपर क्या जम गया है, जाल। इसको निकालने के लिए अपने को 0 से शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद एक और अच्छा पॉइंट जो कथन के रूप में पूछा जाता है वो ये है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब की सब किसमें आ जाएगी, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। अब इसको समझेंगे कैसे, तो देखो, जितनी भी प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से हो रही है, 1 से, तो 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या के अंदर भी है, 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या के अंदर भी है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्या है वो किस में आ जाएगी, पूर्ण संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या सारी की सारी प्राकृत संख्या में नहीं आएगी। उदाहरण है इसका 0। 0 है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ध्यान रखना भाई, ये कथन के रूप में आता है ऐसा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल हमेशा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। इस 0 के अलावा जितनी भी है वो सारी तो हो जाएगी, लेकिन 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। फिर अपन आगे देखें, 3 नंबर संख्या, पूर्णांक संख्या।
इसको इंटीजर नंबर कहते हैं, आई या जेड से दर्शाया जाता है। इंटीजर नंबर कहते हैं इसको, आई या जेड से दर्शाया जाता है। इसमें माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलने वाली संख्या है, मतलब अंक पूरा होना चाहिए, पूर्ण अंक पूरा होना चाहिए, चाहे वो प्लस का है, चाहे जीरो है, चाहे माइनस है, वो सब की सब किस में आ जाएगी, पूर्णांक। शर्त इसकी एक ही है कि अंक कैसा होना चाहिए, पूर्ण। तो इसका अपन ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या हो जाएगी ऋणात्मक, ये हो जाएगा शून्य, और ये संख्या हो जाएगी धनात्मक। तो इसमें देखिए प्राकृत संख्या में केवल धनात्मक संख्याएं थी, पूर्ण संख्या में शून्य प्लस धनात्मक थी, और पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों आ जाएंगे। इसको अपन लिखेंगे आई माइनस या जेड माइनस, इसको लिखेंगे जेड जीरो या आई जीरो, और इसको लिखेंगे आई प्लस या जेड प्लस। ये इसको दर्शाने का चिन्ह है, माइनस वाली संख्याओं को प्लस वाली संख्याओं को। एक शब्द होता है ऋणेतर संख्या। ऋणेतर कौन सी संख्या होती है? ऋणेतर का मतलब है ऋणात्मक संख्या को छोड़ के। कई बार अपन क्या गलतफहमी में कर देते, ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक संख्या, नहीं। ऋणेतर का मतलब है इसने ऋण उतार दिया, ऋण को छोड़ के। तो 0, 1, 2 ये सारी किस में आएगी, ऋणेतर संख्या। इसी प्रकार धनेतर पूछे तो धनेतर का मतलब धनात्मक संख्याओं को छोड़ के, -2, 1 और -1 और ये 0 तक, इसे इधर वाले सारी धनेतर है। शून्यतर संख्या, शून्यतर संख्या का मतलब है शून्य को छोड़ के, शून्य को छोड़कर। तो जो इसमें नाम है ऋणात्मक, ऋणात्मक को छोड़कर ऋणेतर, धनेतर धनात्मक को छोड़कर, शून्यतर शून्य को छोड़कर। तो ये सारी संख्याएं ये इतनी क्या कहलाएगी, इतनी कहलाएगी धनेतर, इतनी कहलाएगी ऋणेतर, और इसको छोड़कर ये और ये कहलाएगी शून्यतर, शून्य को छोड़कर। अब अपन पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी आती है। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। इस प्रकार भी पूर्णांक को लिखा जा सकता है, कथन के रूप में आता है ऐसा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। प्राकृत, उसके बाद पूर्ण संख्या के साथ में क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, उससे अपने को क्या प्राप्त होगा, पूर्णांक संख्या। ये दो चीजें होगी। फिर पूर्णांक से पूर्णांक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आई में यदि मैं आई जोड़ूंगा मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, आई में से मैं आई को घटाऊंगा तब भी मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, आई को मैं आई से गुणा करूंगा तब भी मेरे को क्या मिलेगा, हमेशा आई। लेकिन आई में मैं आई का भाग दूंगा तो मेरे को आई मिलना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपन ने पहले संख्या घटाई थी, उसमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो गई थी, और ऋणात्मक संख्या किस में आती है, पूर्णांक में, इसलिए घटाने वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर हमेशा पूर्णांक संख्या मिलेगी, पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटाने पर भी अपने को हमेशा पूर्णांक संख्या मिलेगी, और गुणा करने पर भी अपने को पूर्णांक संख्या मिलेगी, लेकिन भाग देने पर अपने को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे 1 + 2 करेंगे 3, और 2 + 1 करेंगे तो अभी कितना आएगा, 3, -4 -3 करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 7। तो ये सारी क्या है, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, गुणा करेंगे
-2 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। गुणा कैसे करते हैं प्लस माइनस का, देखो प्लस का गुणा मैं यदि प्लस से करूँगा तो मेरे को जो परिणाम मिलेगा वो किस में मिलेगा, प्लस में। प्लस का गुणा मैं माइनस से करूँगा तो मेरे को माइनस में मिलेगा, और मैं माइनस का गुणा भी यदि मैं प्लस से करूँगा तो किस में मिलेगा, माइनस में। और यदि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो अपने को गुणा किससे मिलेगा, प्लस में। ये ध्यान रखना, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। 2 प्लस और 2 माइनस। तो इसमें अपने ये माइनस का 2 है, इसको 3 से गुणा किया तो माइनस का कितना हो गया, 6, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो चिन्ह का ध्यान रखना थोड़ा। फिर भाग वाले में देख लो, बाकी 3 तो हो जाएंगे, भाग में क्या आ जाएगा, जैसे 2/3 कर दिया, 2/3 भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, पूर्णांक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता कब, जैसे 6 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, ये तो पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग देने पर अपने को पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। पूर्णांक प्राप्त भी हो सकता है और पूर्णांक प्राप्त नहीं भी हो सकता है। फिर आगे अपन बात करें इसकी, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन इसका उल्टा पूछे, इन दोनों का विलोम पूछे, विलोम विलोम इनका सत्य नहीं है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक। लेकिन इसका उल्टा पूछे आपको कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो अपने को करना है ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। उदाहरण देखना है तो देख लेते हैं, जैसे 0 -1 देखो, -1 क्या बताओ प्राकृत संख्या है, नहीं है। -1 केवल पूर्णांक है, तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो ये आवश्यक नहीं है। प्रत्येक -1 बताओ पूर्ण संख्या है क्या, ये भी नहीं है। इसका मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों क्या अक्ष में आएगी, पूर्णांक में। तो ये कथन के रूप में इस प्रकार का प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आता है। तो इनका अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले इस टाइप के कथन में मैंने बता दिया आपको करना क्या है, उदाहरण लेना। जैसे मैंने -1 लिया, आप कोई भी संख्या उठा लो, -5। अब ध्यान ये रखना, उदाहरण उठाते समय अपन क्या करते हैं, 5 ले लिया, बिल्कुल 5 पूर्णांक है, प्राकृत भी है, पूर्ण भी है। तो अपने को उदाहरण ऐसा लेना है कि वो कथन कहाँ पर असत्य हो रहा है, इस टाइप का उदाहरण लेना है। तो अपन देखेंगे माइनस वाले, मान लो तो मान लिया 5 पूर्ण भी है, प्राकृत भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन -5 केवल क्या है, पूर्णांक है। ये न तो पूर्ण है और न ही प्राकृत है। तो इस प्रकार की संख्या लेके अपन देखेंगे तो अपने को ये चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी रटने की। अपन कंसेप्ट बेस पे भी इसको कथन को सत्य है या असत्य बता सकते हैं। तो इस प्रकार पूर्णांक संख्या हो गई, प्राकृत संख्या के अंदर 3 टाइप के प्रश्न हो गए। पहला प्राकृत संख्याओं का योग, वर्गों का योग, कर्णों का योग। उसके बाद आगे अपने पूर्ण संख्या में पूछे अपने को सीधा योग, और फिर आ जाएगा अपने पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के अंदर अपन ने जो
मुख्य मुख्य बिंदु थे, इनकी अपन ने चर्चा कर ली है। इसके बाद जैसे गुणा भाग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस माइनस का मैंने बता दिया कैसे आपस में गुणा करना है, कैसे भाग देना है, इस टाइप से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी इनसे संबंधित समस्या है तो आप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।